नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल ऑनलाइन क्लासेस के एक नए लेक्चर में। और आज हम सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 से स्टार्ट करेंगे। आपका पीओ गाइड 2 का ये लास्ट वीडियो होने वाला है। पीओ गाइड 2 का लास्ट वीडियो है। और आप सभी को बता दें, टोटल इसमें 12 पार्ट थे, ठीक है, जिसमें से आज हम 10वां और 11वां पढ़ेंगे। और जो 12th पार्ट है, लास्ट पार्ट जो है इसका, इस लास्ट चैप्टर में बताया गया है कि कौन कौन से चीज़ें भेजी नहीं जा सकती। एक पूरा लिस्ट है, तो वो याद करना पॉसिबल भी नहीं है, बहुत लंबा लिस्ट है। तो 12th पार्ट नहीं पढ़ाएंगे, जिसको देखना है वो अलग से देख सकता है। आज 10th और 11th पढ़ा देंगे, यानी आज आपका पीओ गाइड 2 यानी फॉरेन पोस्ट ऑफिस जो है हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो और इसी के साथ हमारा जो है डिपार्टमेंटल का काफ़ी हद तक पीओ गाइड 1, ठीक है, पीओ गाइड 1 कंप्लीट हो चुका है। इस बीच में आपने कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़े थे, जैसे रेट्स हो गया, पोस्टल रेट हो गया, इसके बाद आपका डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी। फिर आपने इसके साथ ही आप लोगों ने पढ़ लिया है हमारा इसके बाद आप पढ़ लेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विस, फिर लास्ट में बेसिक टर्मिनोलॉजीज। इस तरह से हम लोग आगे सीक्वेंस में बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक बार। आप सभी लोग जितने भी हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं, जितने भी लोग हैं, पॉजिटिव माइंड से वीडियो देखना हेडफोन लगा के, और इस तरह से सोचना है कि इसी साल आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आप लोगों को ये नहीं देखना है कितनी वैकेंसी आई है, कितनी वैकेंसी कम है, ज़्यादा है। आप लोगों को बस इतना ध्यान देना है कि अगर एक सीट भी है तो आप इतना अच्छा स्कोर लाए कि वो सीट सिर्फ आपके लिए रिज़र्व हो जाए, ठीक है। कंपटीशन तो होता रहे होगा ही, ठीक है। एग्ज़ाम भी काफ़ी बड़ा है, कंपटीशन तो होगा ही, लेकिन आपने ये सोचना है कि एक भी अगर सीट है वो सिर्फ मेरे लिए है, और मैं इतना अच्छा सा पढ़ूंगा कि वो सीट मेरे लिए ही रहेगी। तो हमारा जो 10th पार्ट सेक्शन है, 10th सेक्शन, इसमें हम पढ़ेंगे प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन के बारे में। तो प्रोहिबिशन के बारे में आप पीओ गाइड 1 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को एक आइडिया है कि क्या क्या चीज़ें हम नहीं जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेज सकते। अब पीओ गाइड 2 में हम फॉरेन की बात करते हैं, यानी हमें विदेश भेजना है सामान। तो इसमें और चीज़ें थोड़ी सी ध्यान से भेजनी होती है, क्योंकि देश के बाहर जाएगा। इसमें कई सारी सामान लगने वाली, एक तो टैक्स लगने वाला है। आपको जो बाहर भेजना है, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी होता है, देश के बाहर भेजने से आप लोगों को सीमा शुल्क लगता है। तो कई सारी चीज़ें होती है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग जो होगी फॉरेन पोस्ट की होगी, ठीक है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यही चीज़ हम पढ़ेंगे। एक छोटा मोटा आइडिया आप लोगों को पीओ गाइड 1 से मिल ही गया होगा कि क्या क्या नहीं भेज सकते। सेम ही चीज़ यहाँ पे भी नहीं भेज पाएंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, 188 क्लोज से स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लॉज है, बताया जा रहा है बहुत सारे लॉज है और इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, समझौते हैं कई सारे। हर देश के साथ अलग अलग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, अंतरराष्ट्रीय हमारे समझौते हैं। उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें फिक्स की गई है जो इंडिया के अंदर आ सकती है और इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती है, यानी भेजी जा सकती है। पूरा लिस्ट जो है, सेक्शन जैसा हमने आपको बताया 12 में दिया हुआ है, लेकिन इतना लंबा लिस्ट है, वो पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीपली जो है पूछेगा भी नहीं, ठीक है। जिसको पढ़ना है गूगल में सर्च करके सेक्शन 12 ऑफ पीओ गाइड 2 इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन इतना जो है अंदर से नहीं पूछेगा। तो आपको बता दें, बहुत सारे नियम हैं, कानून हैं, इंटरनेशनल रो में साइन किए गए हैं। इसके बाद कुछ जो है सामान तय किए गए हैं कि ये सारे सब्सटेंस नहीं भेजे जा सकते, और अगर आप भेज देते हैं तो इसमें कोई रिफंड नहीं होता और पोस्ट ऑफिस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, ठीक है। फिर इसके आप आगे आपको जेल हो, आपको जो भी चीज़ हो, पोस्ट ऑफिस उसकी जो है जिम्मेदारी नहीं लेगा, क्योंकि आपने ऐसा चीज़ भेज दी है जो अलाउड नहीं थी। तो प्रोहिबिशन की अगर हम बात करें, हम फर्स्ट पार्ट में आते हैं। प्रोहिबिशन यानी ऐसी चीज़ें जो निषेध है भेजनी। इंटरनल अग्रीमेंट में हमारे कुछ इंटरनल अग्रीमेंट होते हैं समझौते में। तो इसको हम अगर जनरल रूप में देखें, सामान्य रूप में देखें, तो प्रोहिबिशन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी निषेध चीज़ों को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, बड़े बड़े रूप में। तो फर्स्ट रूप है, ठीक है, देखिए पहला में आ जाइए। पहला क्या कहता है कि नेचर और कैटेगरी ऑफ आइटम, यानी उस सामान यानी वो उस वस्तु की जो प्रकृति है या श्रेणी है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको पहले भाग में डिवाइड किया है। तो याद रखिएगा, पहला पार्ट आ जाता है नेचर या कैटेगरी आइटम का। सेकंड आता है कि वो पोस्टल स्टाफ को सेफ्टी प्रोवाइड करे। सेफ्टी टू पोस्टल स्टाफ, इक्विपमेंट्स एंड अदर आर्टिकल, यानी डाक कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए आपके पैकिंग या आपके जो जो भी सामान आप भेज रहे हैं, वो पोस्टल स्टाफ इसके इक्विपमेंट्स यानी उसके जो उपकरण है और बाकी जितने आर्टिकल्स है उसको नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए, भले ही आपने जो भी भेजा हो। और तीसरा है जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी जो सामाजिक तथ्य होते हैं,
उनको ठेस ना पहुँचाए आप जो भी भेज रहे हैं। तो यही चीज़ हमने पीओ गाइड 1 में भी पढ़ी थी, पर हमने ऐसे कैटेगरी में नहीं बाँटा था। हमने पीओ गाइड में 1 में ये भी पढ़ा था कि हम ऐसी चीज़ें नहीं भेज सकते जो हमारे सामाजिक रूप से कोई नुकसान पहुँचाए या दंगा भड़का दे, इस तरह से चीज़ें नहीं भेज सकते। सेम चीज़ इसमें भी है। ये भी हमने पढ़ा था कि पोस्टल स्टाफ को कोई नुकसान ना पहुँचाए, उसको चोट ना लगे, ये भी इसमें भी है। और फर्स्ट कैटेगरी है नेचर एंड कैटेगरी। जो कैटेगरीज़ है वो उसके रूप में भी इसको बाँटा गया है। तो ये सारी चीज़ें पीओ गाइड में हमने पढ़ा हुआ है, बस इनमें डिवाइड कर दिया गया है 3 रूप में। ठीक है? तो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है नेचर यानी प्रकृति और कैटेगरी के रूप में। ठीक है? तो ये 190 क्लॉज़ है, इसमें बताया जा रहा है कोई फर्स्ट आ जाते हैं हम लेटर पत्र के बारे में पढ़ लेते हैं, जो हमें विदेश भेजनी है या वह बाहर से हमारे इंडिया में आनी है। शुड नॉट कंटेन कम्युनिकेशन टू पर्सन एड्रेस अदर देन एड्रेसी। यानी इस जो पत्र आप लिखेंगे इसमें जो संचार होगा वो उस पर्सन के अलावा किसी तीसरे बंदे के लिए नहीं होना चाहिए जो एड्रेसी नहीं है। यानी सिर्फ और सिर्फ एड्रेसी को ही आप एड्रेस करके पत्र लिख सकते हैं, तीसरे बंदे को नहीं लिख सकते। यानी आप फर्स्ट पर्सन है, आप दूसरे पर्सन एड्रेसी को लिख सकते हैं, आप किसी तीसरे पर्सन के लिए वो लेटर नहीं लिख सकते। दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है शुड नॉट कंटेन ड्यूटीएबल आर्टिकल्स। यानी उसमें आप पत्र के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं डाल सकते जो ड्यूटीएबल हो। ड्यूटीएबल मतलब जिसमें सीमा शुल्क लगना है, टैक्स लगना है। ठीक है? तो ये चीज़ आपने नहीं डालनी है। एक्सेप्ट एक उसमें छूट भी दी गई है, जब उन देशों के लिए आप भेजते हैं जो अलाउ करते हैं कि हाँ ठीक है ड्यूटीएबल आर्टिकल्स हम अलाउ करते हैं, तो उनको ठीक है आप भेज सकते हैं। लेकिन बाकी किसी देश में आप पत्र में ऐसा सामान नहीं डाल सकते कुछ जो ड्यूटीएबल आर्टिकल हो। ठीक है? ड्यूटीएबल यानी टैक्स लगने वाले आर्टिकल हो। ये हो गया पत्र के बारे में। अब हमारी दूसरी कैटेगरी आती है प्रिंटेड पेपर। तो प्रिंटेड पेपर में इसमें क्या बताया गया देख लेते हैं। तो इसमें कोई करंट और पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होगा। यानी कि इसमें करंट मतलब अभी जो चल रहा है। प्रिंटेड पेपर में अगर आपको करंट कुछ भेजना है या पर्सनल कम्युनिकेशन भेजना है तो आप पत्र भेजिए यानी लेटर भेजिए। इसमें प्रिंटेड पेपर में आप कोई पर्सनल चीज़ें, निजी संचार नहीं भेज सकते या कोई करंट चीज़ें नहीं भेज सकते। ठीक है? दूसरी चीज़ अगर आप न्यूज़पेपर भेज रहे हैं तो उसमें एडवर्टाइज़मेंट यानी विज्ञापन नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये दूसरी हो गई। थर्ड में आइए है हमारा स्मॉल पैकेट। तो स्मॉल पैकेट में बताया गया है, इसमें भी सेम चीज़ बताई गई है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज़ जो पर्सनल हो, निजी संचार या फिर करंट रिलेटेड हो, अभी से रिलेटेड हो, वो चीज़ें आपको स्मॉल पैकेट में भी नहीं भेजना, क्योंकि उसके लिए पत्र है, पत्र में आप स्मॉल अपना निजी जो भी संचार है, पर्सनल चीज़ें पत्र में भेजें, दूसरे में क्यों भेजेंगे, है ना? फिर आगे बताया गया टेप, वायर, डिस्क या रिकॉर्डिंग मीडिया, इस तरह के सामान भी आपको स्मॉल पैकेट के अंदर नहीं भेजने हैं। ब्लाइंड लिटरेचर पे आ जाते हैं। ब्लाइंड लिटरेचर आप सभी को पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ब्लाइंड लिटरेचर में बताया गया है कि इसमें कोई कन्वेंशनल राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है? इसमें नॉर्मल हम लोग जो लिखते हैं वो नहीं होना चाहिए। आप सभी को पता है इसमें ब्रेल लिपि जो होता है, ब्रेल लिपि जो अंधे व्यक्ति जो छू के महसूस करके पढ़ते हैं वो वाला फॉर्म होना चाहिए। इसमें आपका नॉर्मल हैंडराइटिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फिर ब्लाइंड लिटरेचर कैसा हुआ होता, नॉर्मल लोगों का हो गया। तो इसमें कोई कन्वेंशनल राइटिंग या प्रिंटिंग नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम पार्सल में। ठीक है? तो पार्सल में आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे और कोई रिकॉर्डिंग मीडिया नहीं भेजेंगे जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन हो। यानी ऐसे दस्तावेज नहीं भेजेंगे या इस तरह का रिकॉर्डिंग मीडिया नहीं भेजेंगे जिसमें निजी संचार हो, पर्सनल कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंश्योर्ड लेटर। ठीक है? यानी ऐसे लेटर है जिसको इंश्योरेंस कराया हुआ है, इंश्योरेंस फीस देके। इसमें भी आप कोई ड्यूटेबल आर्टिकल नहीं डालेंगे, यानी कोई टैक्सेबल आर्टिकल, टैक्स वाले सीमा शुल्क वाले आर्टिकल नहीं डालेंगे। तो अगर अगर आप कोई ऐसे देश में डाल देते हैं जो एक्सेप्ट करती है कि हाँ भाई हम ड्यूटेबल एक्सेप्ट करते हैं, कोई नहीं डालो तो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसे देश जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमें ड्यूटेबल आर्टिकल्स नहीं एक्सेप्टेड है, तो उसमें आप नहीं भेजेंगे। तो ये हो गई कैटेगरी। ठीक है? तो ये फर्स्ट कैटेगरी हमने पढ़ ली जो कैटेगरी से रिलेटेड थी। कैटेगरी या नेचर से रिलेटेड। ठीक है? प्रकृति या कैटेगरी से रिलेटेड। सेकंड हमने क्या पढ़ा कि पोस्टल स्टाफ को हानि ना पहुंचाए, यानी सेफ्टी से रिलेटेड है। तो जो हमारा सेकंड कैटेगरी हमने पढ़ा है वो सेफ्टी से रिलेटेड होगा। अब हम सेफ्टी वाला पढ़ते हैं। तो इसको हम बता दें, इसका जो नेचर होगा या प्रकृति होगी या जो पैकिंग होगी वो डेंजरस नहीं होनी चाहिए। ठीक है? डेंजरस नहीं होनी चाहिए यानी खतरनाक नहीं होनी चाहिए। कोई एक्सप्लोसिव, इनफ्लेमेबल, डेंजरस आर्टिकल, ये हमने पीओ गाइड 1 में भी पढ़ा था कि कोई विस्फोटक चीज़, कोई ज्वलनशील चीज़ या कोई डेंजरस चीज़ हम नहीं बेच सकते। और लिविंग क्रिएचर हम नहीं बेच सकते एक्सेप्ट
बीज यानी मधुमक्खी, लीच, सिल्क वॉर्म, इन चीज़ों को छोड़ के हम कोई भी लिविंग क्रिएचर, जीवित जो है प्राणी नहीं बेच सकते। ठीक है, तो ये हो गया। सेफ्टी के लिए हम क्या हमने क्या कैटेगरी बनाई, देखिए 3 कैटेगरी बना दी। फर्स्ट कैटेगरी है कि जो उसकी पैकिंग आप करेंगे वो इस तरह से नहीं करेंगे कि बहुत शार्प है, इतना शार्प है यानी इतना धार है उसका कि वो पोस्टल स्टाफ को चोट पहुंचा दे, उसको चोट लग जाए, उसका हाथ कट जाए, इस तरह के सामान नहीं भेजेंगे। एक्सप्लोसिव, आग से या फिर ज्वलनशील या फिर विस्फोटक चीज़ नहीं भेजेंगे, और लिविंग क्रिएचर आप नहीं भेजेंगे एक्सेप्ट ये 2-3 जो है चीज़। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में आ जाइए। हमारा थर्ड कैटेगरी ये था कि इसको स्पेशल या सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो हमारे समाज को खराब ना करे, समाज की जो कह सकते हैं एक तरह से समाज को बुरा ना लगे, समाज में दंगे ना भड़काए या समाज को नेगेटिव चीज़ में इन्वॉल्व ना करे। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है जैसे ओपियम, मॉर्फिन, कोकेन। तो इसमें आ जाता है ये ड्रग्स वगैरह। ओपियम, मॉर्फिन हमने पढ़ा था, गांजा। फिर इसके बाद इस तरह की चीज़ें आप लोग नहीं बेच सकते, ये तो आप लोग को ये कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, ये सब आप नहीं भेजेंगे। फिर इनडिसेंट या ऑब्सीन पेंटिंग, इसके बारे में हमने भी पढ़ा था कि अभद्र पेंटिंग नहीं भेजना है, प्रिंटिंग नहीं भेजना है, लिथोग्राफ, बुक कार्ड, ये सब आपको नहीं भेजना है। इसमें समाज का जो है इससे समाज का कोई कल्याण नहीं होने वाला, इससे खराब ही होने वाला है। तो ये तो आप कॉमन सेंस से पता कर लेंगे। तो ये 2-3 कैटेगरी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका नेचर, ठीक है, नेचर। सेकंड कैटेगरी हो गया हमारा सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी देखना है पोस्टल स्टाफ वगैरह को, दूसरे आर्टिकल को भी कुछ होना हो। और थर्ड है सोशल। सोशल मतलब कि हमारे सामाजिक समाज में कुछ खराबी ना करे। तो ये 3 कैटेगरी है, याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम सेकंड, इंटरनल लेजिस्लेशन। इंटरनल लेजिस्लेशन जो होता है हमारा, जो आंतरिक कानून है, कानून के कुछ नियम वगैरह हमारे होते हैं, उसने कुछ चीज़ें मना कर रखी है। देखिए जनरल अगर हम बात करें, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट लॉ है, तो हमको देखना पड़ेगा जो हमारा लॉ बना हुआ है, कानून बना हुआ है इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट यानी बाहर भेजने के लिए, तो वो लॉ से सारे जितने भी लॉ है हमारे, उसमें सारे मैच कर रहे हो, उनके उसके जितने भी उनके प्रावधान है, उनके जितना सेक्शन है, उनको उनके खिलाफ ना हो, तो ये हमें चेक करना होता है। फिर हमें ये भी चेक करना होता है इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट जो बनाया गया है, वो इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने रूल उन्होंने दिए हैं, वो हमारे जो सामान है उसको भी सारे सारे जो है पर जो है मान रहे हो, उसमें कोई खिलाफ ना हो, उस उनके कोई आर्टिकल या उनके कोई सेक्शन के खिलाफ ना आर्टिकल हमारा जाए। कस्टम एक्ट 1962, ये भी देखना होता है कि कस्टम एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ तो नहीं हमारे सामान, है ना। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट है। तो ये सारे हमारे इंटरनल जितने भी हमारे आंतरिक जितने कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं, पोस्ट ऑफिस द्वारा बनाए गए हैं, उनके नियम के खिलाफ हमारा कोई आर्टिकल नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन बाय इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें रेस्ट्रिक्शन है, क्या क्या नहीं जा सकती, सारे प्रोहिबिटेड आर्टिकल जो है हमने पीओ गाइड 1 में क्लोज 202 में पढ़ा हुआ है। अभी आप लोग इस वीडियो के बाद अपने पीओ गाइड 1 में जाइएगा और उसमें 202 क्लॉज में देख लीजिएगा। सेम इंग्लैंड के तरह ही है, क्या क्या चीज़ें नहीं भेज सकते, एकदम लिस्ट में हमने बताया था वही चीज़ है, इसमें भी नहीं भेज सकते। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय कस्टम एक्ट 1962। तो कस्टम एक्ट जो है, ये जो हम यहाँ पे हमने देखा था, ये सारी कैटेगरी हम जब देख रहे थे, तो यही चीज़ हम अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो कस्टम एक्ट, सीमा शुल्क का जो एक्ट है 1962, वो बताता है, उसका जो सेक्शन 11 है, ये बताता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास शक्ति है कि वो कुछ चीज़ें प्रोहिबिट कर सकती है इंपोर्ट करने के लिए। यानी देश के अंदर कुछ सामान है, देश के अगर अंदर आ रहा है, तो सरकार के पास पावर है कि वो मना कर सकती है। ठीक है, प्रोहिबिट कर सकती है, कुछ सामान है। ठीक है, बुक्स एंड पब्लिकेशंस वगैरह है जो कि वो देश में नहीं आने देंगे, कुछ सामान है जो देश में आने नहीं देना चाहते, उसमें वो प्रोहिबिट लगा सकती है। कौन कहता है, कौन सा एक्ट कहता है? कस्टम एक्ट 1962। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रेस्ट्रिक्शन बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। तो हमने ये पढ़ा, एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट होता है। ये एक्ट में क्या है हम देखते हैं। ठीक है, इंक्वायरी रिगार्डिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिया। जितने भी आपको इंक्वायरी होंगी किस चीज़ से रिलेटेड, कि
इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, ठीक है, कि देश में कौन सी चीज़ें आनी है या देश से कौन सी चीज़ें आप सामान भेज सकते हैं, उसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है इंडिया के अंदर, वो आप किसको एड्रेस करेंगे, कोई भी इंक्वायरी हो तो आप करेंगे कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट जो न्यू दिल्ली में बैठते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरी जो पॉइंट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ मेनी गुड्स, जो बहुत सारे सामान होते हैं जिसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने होते हैं, उसके लिए एक वैलिड लाइसेंस और परमिट चाहिए होता है। तो याद रखिएगा, मोस्टली जितने भी सामान आप भेजते हैं इंडिया से बाहर, या आपका कोई रिश्तेदार इंडिया में आपके लिए भेजता है, उसमें वैलिड लाइसेंस और परमिट चाहिए होता है। बहुत सारे सामानों में ऐसा होता है, ठीक है, कुछ सामानों में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जब आप कोई बड़ी चीज़ भेजेंगे, महंगी चीज़, फिर लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर किया। सेकंड पॉइंट है हमारा, आर्टिकल्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968। तो जिसमें आप बता दें, एक ऑर्डर है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968। तो ये जो ऑर्डर है, इसके अंदर जो जो सामान नहीं है वो फ्रीली एक्सपोर्ट की जा सकती है, यानी उसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह परमिशन नहीं चाहिए होता, वो इंडिया से बाहर आराम से जा सकती है। ठीक है, थर्ड आ जाते हैं, थर्ड में लिखा है आर्टिकल्स इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट। तो वही एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट, उसके जो शेड्यूल 1 में जितने आर्टिकल्स है वो कभी भी एक्सपोर्ट नहीं की जा सकती पार्सल पोस्ट के रूप में। तो याद रखिएगा, एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1968 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है, सरकार का। इसमें बताया जा रहा है, इस ऑर्डर के शेड्यूल 1, ठीक है, शेड्यूल 1 में जितने आर्टिकल्स है वो आप पार्सल के थ्रू नहीं भेज सकते, पार्सल के थ्रू भेजना मना है उसको। ठीक है, विदाउट लाइसेंस, अगर उसमें लाइसेंस नहीं है और वो ईसीटी अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी होती है वो देती है, अगर लाइसेंस है तो भेज सकते हैं, वरना बिना लाइसेंस के नहीं भेज सकते, जो शेड्यूल 1 में आर्टिकल है। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, कमर्शियल सैंपल आ जाता है, गिफ्ट वगैरह आ जाते हैं, और सिल्वर कॉइन जो अभी नहीं चल रही है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो आप ये सारे नियम हमने आपको बता दिए, कानून बता दिए, लेकिन आप कानून नहीं मानते और ये सारे प्रोहिबिटेड आर्टिकल अगर आप भेज देते हैं, तो क्या होगा, तो सबसे पहले उस चीज़ को जब्त कर लिया जाएगा, यानी इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। फिर जब जो सबसे सामने वाला कस्टम कलेक्टर है, कस्टम कलेक्टर जो ऑफिसर है, कस्टम कलेक्टर सीमा शुल्क वाले, उनको वो फिर आपको बुलाएंगे, फिर आगे कार्रवाई होगी, फिर जेल वगैरह होगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कस्टम कंट्रोल एक्ट। अब आ जाता है हमारा कस्टम एक्ट 1962 वाला। ठीक है, 62 क्या क्या कहता है, तो जो हमारा सेक्शन, ये वाला पार्ट आई थिंक रिपीट हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये वाला पीडीएफ को अपना नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंपोर्ट बाय गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट। ठीक है, कौन कौन से वस्तु है जो बाय पोस्ट आप इंपोर्ट करा सकते हैं, इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से, ठीक है, हमारे इंडिया में मंगवा सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है। तो अंडर इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर 1955, बहुत पुराना ऑर्डर है, इंपोर्ट कंट्रोल, ये सब अपडेट भी हो गए होंगे अभी, लेकिन पीओ गाइड 2 में अपडेट नहीं हुआ है। तो जो इंपोर्ट कंट्रोल ऑर्डर है 1955 का, तो इसमें ये कहता है कि जो वस्तुएं है वो बाय पोस्ट हमारे भारत में आ सकती है, अलाउड किया है। ठीक है, पर कुछ चीज़ें अलाउड नहीं की है, जैसे अगर आप वेजिटेबल सीड, यानी जो सब्जियों का बीज है, वो पार्सल के रूप में मंगवा रहे हो और 1 पाउंड से ज़्यादा का है, यानी 1 पाउंड आप कह सकते हैं, शायद 1 पाउंड आप देख लीजिएगा 2 केजी के बराबर, हाफ केजी के बराबर होता है, आधा केजी के बराबर, तो ये आप नहीं मंगा सकते। ठीक है, पार्सल ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क, यानी जो कृत्रिम रेशम होता है, रेशम जो होता है, वो नहीं पार्सल करवा सकते, मधुमक्खी नहीं मंगवा सकते, और चाय नहीं जो है मंगवा सकते इंडिया के अंदर। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स बाय पोस्ट इज अलाउड, यानी कि जो वस्तुएं हैं, जो सामान है, वो इंपोर्ट तभी हो पाएंगी जब जो आपके सामान है वो अच्छे से कवर गए करे गए हैं, ठीक है, कवर किए गए हैं, और उसको लाइसेंस जो है दिया गया है, ओपन जनरल साइलेंस जो लाइसेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, तो आप तभी वस्तुओं को आप मंगा सकेंगे या इंपोर्ट करवा सकेंगे जब ओपन जनरल लाइसेंस आपको प्रोवाइड की रखी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, नेक्स्ट जो है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ये अलाउ का हो जाएगा आपका सामान इंपोर्ट होना। नेक्स्ट है कि अगर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन दिया गया है चीफ कंट्रोल ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट द्वारा, यानी जो बड़े ऑफिसर है, चीफ कंट्रोलर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के, इन्होंने कोई एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन दिए, आपको निर्देश दिए कि हाँ आप मंगवा सकते हैं, तो फिर आपका इंपोर्ट ईजिली हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर इंपोर्ट कराई जा रही है डिप्लोमेटिक पर्सनल द्वारा, यानी राजनीतिक जो कर्मी है, कॉन्सुलर ऑफिसर है यानी परामर्श अधिकारी, या ट्रेड कमिश्नर है,
ठीक है? तो और व्यापार आयुक्त है, तो इनमें अगर ये लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं तो ईज़िली इंपोर्ट हो जाएगा, यानी भारत में आ जाएगा और इसमें कोई कस्टम ड्यूटी भी नहीं लगेगी, ठीक है? क्योंकि ये बड़े-बड़े जो है ऑफिसर्स वगैरह है, ठीक है? रिपेयर या री एक्सपोर्ट हो रहा है इसका, ठीक है? रिपेयर करने के लिए कोई सामान आया है इंडिया में, तो फिर वो इजीली इंपोर्ट करा दिया जाएगा, क्योंकि सामान ठीक करा के फिर वापस जाना है। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कोई सामान इंपोर्ट करवाया है इंडिया में, तो फिर यूएन का आपको पता ही है बहुत चलता है, तो ये भी अलाउड है, ये बाई पोस्ट इजीली इंपोर्ट करा दिया जाएगा, ठीक है? और बाकी इंपोर्ट कोई स्पेशल कंडीशन द्वारा जो है, ये हम एक बार देख लेते हैं, यानी भारत में कोई स्पेशल कंडीशन से कौन कौन से सामानें हमारी आ जाती है। एक टर्म का आपको ध्यान रखना है, ये है CIF, ठीक है? CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट, ठीक है? यानी सबका मिला के कितना कॉस्ट लगेगा, कितना इंश्योरेंस लगेगा, इसका एक वैल्यू मान के चलिए, इतना वैल्यू है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप अगर ड्रग्स और मेडिसिन इंपोर्ट करवाना चाहते हैं, ड्रग्स या मेडिसिन, ठीक है, दवाई, किसके लिए? अगर हॉस्पिटल, मेडिकल इंस्टीट्यूशन या अपने लिए भी कराते हैं, तो कम से कम तो आप ना, अगर आप हॉस्पिटल वगैरह है, आप इंस्टीट्यूशन है, तो आप 1000 रुपये का, यानी CIF की जो वैल्यू है 1000 रुपये, CIF यानी कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्राइट की वैल्यू 1000 रुपये तक आप करा सकते हैं। तो बहुत पहले का है, अभी तो काफ़ी बढ़ गया होगा। अगर कोई इंडिविजुअल मेडिसिन मंगाना चाहता है, कोई एकल इंसान भी मंगवाना चाहता है, तो 200 रुपये तक का, ठीक है? नेक्स्ट कैटेगरी आती है मेडिकल की। इसमें सर्जिकल, डेंटिकल और ऑप्टिकल के जो इक्विपमेंट होता है, मेडिकल इक्विपमेंट होता है, वो भी आप अंडर इंपोर्ट ट्रेड कंट्रोल पॉलिसी मंगवा सकते हैं इंडिया के अंदर। ये हॉस्पिटल मंगवा सकती है या मेडिकल इंस्टीट्यूशन मंगा सकते हैं, 1000 CIF तक का, ठीक है? और अगर कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यानी डॉक्टर वगैरह है, तो वो भी 1000 CIF तक का मंगवा सकते हैं, ठीक है? स्पेयर पार्ट्स अगर आपने कोई मंगाना है मेडिकल इक्विपमेंट्स का, जैसे ख़राब हो गया, आपने कोई मेडिकल इक्विपमेंट मंगाया, वो ख़राब हो गया, उसका कोई स्पेयर पार्ट मंगाना है, ठीक है? तो वो हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन जो है मंगवा सकती है 2000 CIF का, ठीक है? तो CIF की वैल्यू 2000 होगी। नेक्स्ट, अगर आप एक्सरे फिल्म मंगवाना चाहते हैं, तो ये भी एक्सरे लेबोरेटरी मंगा सकते हैं 1000 CIF का। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अगर आपने मंगाना है, ठीक है, तो कोई टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मंगा सकता है 1000 CIF का। और आर्टिस्ट का कोई मटेरियल है, तो 1050 CIF का मंगा सकते हैं। नेक्स्ट, हाई प्योरिटी केमिकल, कोई उच्च शुद्धता रसायन अगर आप मंगा रहे हैं, कौन मंगाएगा? रिसर्च या एनालिटिक वाले, लैब वाले मंगवाएंगे, प्रयोगशाला वाले, तो वो 500 CIF का मंगा सकते हैं। तो ये इसका भी ज़्यादा रिलेटेड है नहीं, क्योंकि ये अमाउंट बहुत बढ़ चुका होगा, पर हमें पीओ गाइड 2 में इतना ही बताया गया है, ठीक है? लाइफ सेविंग इक्विपमेंट होता है, ठीक है? जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट में हॉस्पिटल में आप देखते होंगे बहुत सारे मशीन्स होती है, ठीक है? जब जान जाने लगती है, तो कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं, तो उन इक्विपमेंट को हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूशन मंगवा सकते हैं, ठीक है? और स्पेयर पार्ट हो गए एग्रीकल्चर ट्रैक्टर के, वो कोई इंडिविजुअल यानी एकल इंसान, कोई फार्मर चाहता है, तो वो भी मंगा सकता है। पर इसका जो वैल्यू है CIF का, वो है 1250 एक साल में, ठीक है? कोई टेक्निकल या साइंटिफिक बुक मंगाना है, तो वो भी इंडिविजुअल मंगा सकता है, ठीक है? वो 500 CIF तक का मंगा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, एक छोटा मोटा हमने आपको आइडिया देने की कोशिश की कि क्या क्या इंपोर्ट हम करा सकते हैं, और कौन इसकी अथॉरिटी कौन देता है, और कितने CIF यानी कि कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्राइट, ये 3 चीज़ मिला के CIF की वैल्यू बनती है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट चलते हैं रेस्ट्रिक्शन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीज़ें ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं, या कि ये कौन कौन सा सामान अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले करेंसी नोट की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करें, क्या करेंसी नोट हम मंगवा सकते हैं? तो आपको बता दें, इसके लिए एक जनरल और स्पेशल परमिशन चाहिए होता है RBI द्वारा, यानी रिजर्व बैंक द्वारा, तभी आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है? अगर आपने भेजना है या मंगवाना है कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, हज नोट या नेपाल करेंसी, तो इसमें RBI की सख्त परमिशन चाहिए होती है, आप लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है? कॉइन आपने मंगाना है, भेजना है, तो भी RBI का जो है परमिशन चाहिए होगा, ठीक है? कोई ज्वेलरी मंगानी है, आभूषण जो सोने का हो, सिल्वर का हो, या कोई कीमती जो है कीमती पत्थर का हो, तो आपको बता दें, इसमें आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था वित्त मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा,
और ये नोटिफिकेशन नंबर था 3/22/1957 में। तो ये अगर आप फुलफिल करते हैं कि इसमें जो जो इस ऑर्डर में दिया था नोटिफिकेशन में, वो सारे पॉइंट्स अगर आपके सही है तो आप ये एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या आभूषण वगैरह, ठीक है। अगर कोई ज्वेलरी है, आभूषण है, वो सोने को छोड़ के कुछ और चीज़ों का है, गोल्ड को छोड़ के कुछ और, तो फिर आरबीआई, इसमें आरबीआई का जो है परमिशन चाहिए होता है, ठीक है। नेपाल के लिए जो लिमिट है 2000 पर डे का है, और दूसरे जगह के लिए कोई ऐसा लिमिट नहीं रखा गया कि इतने रुपए का आभूषण मंगाना है, पर इसमें सर्टिफिकेट चाहिए होता है फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सपोर्ट, यानी भारत से बाहर अगर हमें चेक, ड्राफ्ट, फॉरेन एक्सचेंज, इस तरह की चीज़ें अगर भेजनी होती है, तो इसमें जो है आरबीआई इसमें भी परमिशन देता है, ठीक है। ऑथराइज डीलर को परमिशन दे देता है, और उसमें भी एक टर्म्स एंड कंडीशन बनाया जाता है, अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आप चेक, ड्राफ्ट, फॉरेन एक्सचेंज भी एक्सपोर्ट करा सकते हैं। पीपी फॉर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, ये कैसा फॉर्म है तो आपको बता दें, जितने भी सामान हमें एक्सपोर्ट कराने हैं बाई पोस्ट, ठीक है, यानी इंडिया से बाहर जाना है, उसमें हमें पीपी फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो डायरेक्टली जाए, इनडायरेक्टली जाए। अगर वो इंडिया के बाहर जा रही है तो उसमें हमें पीपी फॉर्म साथ में अटैच करके लगाना होता है। तो ये नेपाल, तिब्बत और भूटान को छोड़ के, यानी हमारे करीबी देशों को छोड़ के बाकी सभी देशों के लिए ये फॉर्म लगाना ज़रूरी है। इसमें स्पेशल जो है एक पी फॉर्म लगता है, और एक तरह का दस्तावेज ही है, इसमें कुछ डिटेल्स लिखी जाती है, और इसको काउंटर साइन किया जाता है आरबीआई द्वारा, या जो भी अथॉरिटी है द्वारा, ठीक है। अब पीपी फॉर्म कहाँ मिलेगा हमें, तो ये आरबीआई में, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मिल जाएगा। 3 कॉपी जो है तैयार करनी होंगी एक सेंडर को जो भेजना चाहता है, ठीक है। जो 2 कॉपी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा जैसे ही आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई हमारा वैल्यू पेबल आर्टिकल है, कैश ऑन डिलीवरी वाला आर्टिकल है, तो आपको सारी कॉपी, जितनी भी कॉपी है, एक कॉपी भी आपको नहीं मिलेगी, वो सब पोस्ट ऑफिस द्वारा रिटेन यानी रख दी जाएगी, ठीक है। तो पीपी फॉर्म याद रखिएगा, ज़रूरी है काफ़ी सारे सामानों में। तो पीपी फॉर्म कौन से केसेस में नहीं ज़रूरत है, नहीं लगता, तो आपको बता दें, अगर कोई सर्टिफिकेट इशू किया गया है आरबीआई द्वारा या दूसरे बैंक द्वारा, ठीक है, और उनको ऑथराइज कर दिया कि तुम, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज से तुम डील कर सकते हो, तो पीपी फॉर्म अलग से नहीं लगाना, ठीक है। कंटेंट लेस देन 50, अगर कोई सामान है वो 50 रुपये का कम का वैल्यू रखता है, तो इसमें भी आप लोगों को अलग से पीपी फॉर्म नहीं लगाना होता है, ठीक है। डिस्पैच अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्म फोर्स, यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको डिस्पैच किया है, उसको एक्सपोर्ट किया है, या फिर इंडियन आर्मी के थ्रू हुआ है, तो फिर आप लोगों को अलग से कोई पीपी फॉर्म नहीं लगानी होती, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। पर इसमें याद रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड आप लोग कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे थे, ये सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज़ करेगी, वो साइन किया होना चाहिए गेजेटेड ऑफिसर द्वारा, ठीक है। और या फिर ऐसे ऑफिसर द्वारा जो सर्विस स्टैम्प यानी कि सेवा डाक टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको बाहर चिपका देना है उस सर्टिफिकेट या उस स्टम्प को, सेवा डाक टिकट को, ताकि पता चल जाए कि हाँ, इनको परमिशन ऑलरेडी मिली हुई है। सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई, अगर आपके पास आरबीआई का सर्टिफिकेट है तो आप पीपी फॉर्म नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आपको बता दें, कोई भी हमारा वैल्यूपेबल आर्टिकल या कैश ऑन डिलीवरी वाला अगर आर्टिकल होता है, तो इसके लिए आपको डिफरेंट अलग फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। पर अगर वो ही कैश ऑन डिलीवरी वाला आर्टिकल या वैल्यूपेबल आर्टिकल वाला जो सामान है, ये जो आपका सामान है, इसकी वैल्यू अगर एक्चुअल वैल्यू से कम है, ठीक है, जैसे ये 100 रुपये का है, ठीक है, 200 रुपये का मान लीजिए ये सामान की वैल्यू है, ठीक है, और आपने जो सीओडी या वैल्यूपेबल जो आर्टिकल किया है, वो आपने 50 रुपये का किया है, इसकी वैल्यू कम है, तो आप वीवी फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक्चुअल वैल्यू से सीओडी या वैल्यूपेबल आर्टिकल की वैल्यू कम होगी तो आप लोग पीपी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, आप कुछ पीडीएफ रिपीट हो रहे हैं, तो उसको आपने थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीपी फॉर्म का कुछ प्रोसीजर है, इसमें बताया गया है जितने भी गुड्स होते हैं, जितने सामान एक्सपोर्ट किए जाने होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के बाहर, ठीक है, उनको आरबीआई की परमिशन चाहिए होती है। और या तो आप आरबीआई से ले सकते हैं, या तो कोई बैंक ऑथराइज जो है, ऑथराइज बैंक से आप ले सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट है ऑथराइज बैंक की, कि ये सब भी अलाउ कर सकते हैं आपको पीपी फॉर्म दिलाने में, ठीक है। तो ये पूरा लिस्ट है यहाँ पे। अगर आप ज्वेलरी यानी आभूषण, ठीक है, और प्रीशियस स्टोन यानी कीमती जो जवाहरात, पत्थर वगैरह होते हैं, ये अगर आप एक्सपोर्ट कराना चाहते हैं तो सेम ही रूल हमने जैसे आपको बताया वैसा ही होगा, ठीक है। पर इसमें
नॉट अंडर, अगर साइन नहीं है ऑथराइज डीलर का, ठीक है, ऑथराइज डीलर जो होता है उनका साइन नहीं है फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस में या आरबीआई में, तो आप इसको नहीं भेज सकते, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ नो कस्टम ऑफिस, अगर कोई कस्टम ऑफिस सामने नहीं मिल रहा है, सीमा शुल्क का कोई ऑफिस नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, सर्टिफिकेट ले आएंगे ऑथराइज डीलर से, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में, और फिर इसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर वो गोल्ड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। गोल्ड से रिलेटेड अगर चाहिए तो उसके लिए अलग से आरबीआई से परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। नेपाल में कोई सामान भेज रहा है अपना आभूषण वगैरह, तो आप लोगों को कोई डिक्लेरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जब तक अगर वो अमाउंट 2000 पर डे का हो, ठीक है। कोई भी कंडीशन आपने ब्रीच कर दी, हमने अगर आपको बताया था जो जो नियम आपने उल्लंघन कर दिया, तो फर्स्ट रिटर्न टू सेंडर हो जाएगा, आरटीएस हो जाएगा, जब्ती भी हो सकती है, और आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग यानी कि केस वगैरह हो सकता है, आप जेल में जा सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंडर, सेंडर की क्या क्या जिम्मेदारी होती है आपको बता दें, ठीक है। तो अंडर यूपीओ कन्वेंशन एंड पार्सल पोस्ट अग्रीमेंट, तो ये जो समझौता है यूपीओ का, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का, तो ये बताता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोहिबिटेड सामान है आपने वो भेज दिया है, ठीक है, अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, 61 जो है पोस्ट ऑफिस एक्ट में, अगर आपने कोई सामान ऐसे भेज दिया है जो रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको डायरेक्ट जेल हो जाएगा, ठीक है, आपको जेल हो सकता है, ये याद रखना है। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं सेक्शन 11 हमारा, जो कि है इंक्वायरी और कंप्लेंट से रिलेटेड, यानी पूछताछ और शिकायत से रिलेटेड। आप फॉरेन में अपना सामान भेजेंगे तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, देश के बाहर जाना है, तो इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन वगैरह हो, कोई इंक्वायरी हो, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले टाइम लिमिट की बात करते हैं। अगर कोई भी सामान, कोई भी नहीं, अगर आप लेटर मेल या पार्सल मेल की चीज़ें कोई भी भेजते हैं, तो आपके पास 1 साल का समय होता है, और वो शुरू होता है पोस्टिंग के सेकंड डे से, यानी पोस्ट करने के अगले दिन से शुरू हो जाता है। 1 साल का समय आपके पास होता है कि आप जाके कंप्लेन कर ले। मनी ऑर्डर, वैल्यूपेबल आर्टिकल या फिर कैश ऑन डिलीवरी वाले आर्टिकल जो होता है, उनके पास भी आप लोग के पास 1 साल का समय होता है, और वो जिस दिन से इशू किया गया उसी दिन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इंक्वायरी फीस की अगर हम बात करें, फॉर ऑल इंक्वायरी, लेटर मेल एंड पार्सल, जो पार्सल मेल होता है, तो आपके लिए पत्र और पार्सल के लिए जितने भी आपके क्वेरी होंगे उसके लिए आपको एक इंक्वायरी फीस देनी होगी, ठीक है, इंक्वायरी फीस देनी होगी। और अगर अब वो ब्लाइंड लिटरेचर से रिलेटेड था तो उसमें कोई फीस आपको नहीं लगेगा, ठीक है। आउटवर्ड मनी ऑर्डर, जो मनी ऑर्डर है जो देश के बाहर के लिए भेजा गया था, ठीक है, और आपने एडवाइस ऑफ पेमेंट के लिए पेमेंट नहीं किया था, एओडी नहीं पेमेंट किया था, तो इसमें जो इंक्वायरी फीस लगेगी वो लगेगी एडवाइस ऑफ पेमेंट, ठीक है, जो पेमेंट का एडवाइस है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इंक्वायरी फीस लगने वाली है वो एडवाइस ऑफ पेमेंट के बराबर लगेगी। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है एक ऐसा आर्टिकल की, ठीक है, एक से ज़्यादा आर्टिकल है आपका, पर वो सेम काइंड का है, मतलब एक ही तरीके का है, एक ही पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया गया है और एक ही समय में किया गया है, तो जो इंक्वायरी फीस आपकी लगेगी सिर्फ एक की लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्वायरी एंड कंप्लेंट सबमिटेड ऑन प्लेन पेपर, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो जितने भी इंक्वायरी या प्लेन कंप्लेंट होते हैं वो एक प्लेन पेपर में सबमिट की जाती है। रजिस्टर आर्टिकल की बात करें, इंश्योर्ड आर्टिकल की बात करें, कैश ऑन डिलीवरी और मनी ऑर्डर से आर्टिकल, यानी जो अकाउंटेबल आर्टिकल होते हैं, कीमती महंगी आर्टिकल होती है, उसके लिए आपको जो ओरिजिनल रिसीट है वो ज़रूरत है उस चीज़ की, ठीक है। ओरिजिनल रिसीट आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ हमने भेजा है। बाकी पोस्टल ऑर्डर से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, शिकायत है, तो उसका जो काउंटर फॉइल होता है उसको आपको साथ में रखना होगा, ठीक है। अब इंक्वायरी और कंप्लेन में आप लोग क्या क्या चीज़ें भरते ही, हमने पीओ गाइड 1 में भी जो है पढ़ा हुआ है कि पूरी डिटेल्स आपको देनी होती है, कि डेट ऑफ पोस्टिंग, ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग भी आपको देना होता है, रजिस्टर्ड नंबर देना होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, इंश्योर्ड वैल्यू कितने का किया था, फिर एड्रेस वगैरह, ये सारी डिटेल्स आपने इसमें भरनी होती है, ठीक है। अगर कोई डैमेज होता है आपका आर्टिकल और पैकेजिंग मटेरियल या उसके अंदर का सामान डैमेज हो जाता है, तो आपको डिलीवरी के साथ साथ ही जैसे डिलीवर किया पोस्टमैन ने, आपको जाके वो बताना होता है कि ये डिलीवर हुआ है, हमें अभी अभी हुआ है और इसमें ये सारी चीज़ें खराब पाई गई है, डैमेज पाई गई है, ठीक है। अगर आपको डिले से रिलेटेड, यानी बहुत टाइम लग गया, हमारा काफ़ी समय लगा आर्टिकल्स का, उससे रिलेटेड कोई कंप्लेन है, तो आपको रेफर लेके जाना होता है। अब नेक्स्ट बताया जा रहा है इंक्वायरी
कंसर्निंग आर्टिकल पोस्टेड इन अदर कंट्रीज। दूसरे देशों में जब हमारा आर्टिकल जाता है तो उसमें जो इंक्वायरी करनी होती है आर्टिकल्स की वो कैसे करेंगे, तो वो 201 क्लॉज जो है हमारा उससे रिलेटेड 201 या जो जो फर्स्ट वाला हमने ये पढ़ा ये ठीक है, इस सेम है, कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, कोई भी इनवर्ड फॉरेन पार्सल है, कोई फॉरेन पार्सल हमारा इंडिया में आ रहा है, इससे जो कोई कंप्लेन है वो सेंडर द्वारा करा जा सकता है। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि सेंडर भी इसकी कंप्लेन कर सकता है, तो एड्रेसी भी कर सकता है, सेंडर भी इसकी कंप्लेन कर सकता है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर था पीओ गाइड 2 का। इसके बाद एक और सेक्शन बचता है जो सेक्शन आपका सेक्शन 12 है, पर उसमें सिर्फ लिस्ट है, एक लिस्ट है कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं भेज सकते, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा पीओ गाइड 2 खत्म हो जाता है। तो पीओ गाइड 1 हो गया, 2 हो गया, इस बीच में हमने पोस्टल रेट वगैरह पढ़ लिया। ठीक है, फुल फॉर्म पढ़ लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर आपका अब पढ़ेंगे हम प्रोडक्ट एंड सर्विस, और इसके बाद पढ़ेंगे हम आपका बेसिक टर्मिनोलॉजी, आईटी मॉडर्नाइजेशन मान के चलिए। ठीक है, आईटी मॉडर्न, यहाँ से यही इतना इम्पोर्टेंट है, अगर ये आप एक कवर कर लेते हैं तो इतने डिपार्टमेंटल में आपको बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। इसके बाद जितने भी पोस्टल वॉल्यूम गाइड है वो सब बेकार है, बहुत 1-2 मार्क्स 2-3 मार्क्स के हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के दिया जाता है, पर यहाँ पे आप लोगों का अच्छा स्कोर बन सकता है। बाकी मैथ जी के रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस ये वाला पार्ट आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।